FM 90 देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा. मैं हूँ आपके साथ आरजे संध्या और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर माधव सोनटके सर को, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। इनका व्यक्तित्व जो है बहुआयामी है। साहित्य की अनेक विधाओं में इनका लेखन कार्य है। नाटक, आलोचना, कविता, अनुवाद, व्यंग्य, निबंध, भाषा विज्ञान, व्यावहारिक हिंदी, साहित्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख विषय है इनके। प्रयोजन मूलक हिंदी के शिल्पकार के रूप में आपका साहित्य जगत में नाम है। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। डॉक्टर माधव सोनटके सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करना चाहूंगी, हिंदी भाषा के प्रति आपका जो लगाव है, जो आपकी रुचि है और आपका जो प्यार है, स्नेह है, उसके लिए आपके जो दो शब्द है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान रहेंगे। हिंदी वैसे मराठवाड़ा में दूसरी भाषा नहीं, लगभग वो समांतर एक भाषा है। यहाँ आप देखते हैं कि हम लोग जब घर में होते हैं तो अपनी मातृभाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर होते हैं तो अन्य लोगों के साथ अक्सर हिंदी में बातें करते हैं। इसीलिए आप अपने घर का छोटा बच्चा भी देखें तो दोनों भाषाएं साथ साथ बहुत अच्छी तरह से बोलता हुआ हम देख पाते हैं। इस तरह से मैं तो नांदेड़ जिले में एक छोटे से गांव में मैं पला बढ़ा और वो हैदराबाद के नजदीक है। और आप जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो निजाम राज्य था। और निजाम के समय में यहाँ की माध्यम भाषा ही मूलतः उर्दू रही है। पूरी शिक्षा यहाँ उर्दू में हुआ करती थी। अब मेरे पिताजी भी जो है उर्दू माध्यम से ही पढ़े थे। बचपन में उन्होंने मुझे उर्दू सिखाने की कोशिश भी की थी। तो इस तरह से हिंदी और मराठी, विशेष करके जो मराठवाड़ा संभाग है, ये दोनों भाषाएं बचपन से ही हम लोग जो है अपनाते हैं। अच्छा। और जहाँ तक मेरे हिंदी अध्ययन का विषय है, तो एक तो मेरे चाचा जी थे जो गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षित हुए थे, डॉक्टर भहराजुरकर सर। उनके साथ उन्होंने भी पढ़े थे। पढ़ाई पूरी करके जब वे गांव में आए तो उन्हें मराठी आती ही नहीं थी, क्योंकि बचपन में ही उन्हें जो है वहां भेज दिया गया था। तो उस चाचा जी के साथ जब भी हमें बातें करना होता था तो हिंदी में ही बातें। अच्छा। और फिर उनके साथ रहकर हिंदी की किताबें वगैरह जो है पढ़ना की आदत बन गई। और फिर जो है हिंदी अपनी भाषा में। अच्छा। आगे चलकर जब महाविद्यालय में शिवाजी कॉलेज कंधार में मैं पढ़ रहा था, उस समय डॉक्टर जीटी देगावकर सर से बिल्कुल अभिन्न इस तरह के संबंध बने। वे गुरु भी रहे और मार्गदर्शक भी रहे। वे हिंदी के प्राध्यापक। और फिर उनकी प्रेरणा से विधिवत रूप में मैंने हिंदी का अध्ययन शुरू किया। बहुत अच्छा। अभी आपने जो बताया कि आपके जो पिता है वो उर्दू और आपके जो गुरु है, चाचा है, तो उनकी जो हिंदी है, इनका इस दोनों का आप पर प्रभाव रहा है। और आपकी जो हिंदी और उसके प्रति जो आपका लगाव बढ़ता गया और फिर आपने उसी में शिक्षा भी ली। पर जब आप महाविद्यालय के स्तर पर चले गए तो वहां पर बच्चों को हिंदी पढ़ा देते थे और उसमें बहुत सारे हमने सुना है कि आपने बहुत सारे प्रयोग किए हैं हिंदी भाषा को लेकर और बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनको आगे चलकर उसमें रोजगार मिल जाए, उसको लेकर आपने प्रयोजन मूलक हिंदी का स्तर जो है वो भी आपने बढ़ाया है। और अपने किताब में, अपनी जो पुस्तक है उसमें उसके पूरे ब्यौरा है उसका, प्रयोजन मूलक हिंदी का।
तो उसके बारे में, उसकी जो परिभाषा है। देखिए, आप देखते हैं कि भारत में कई भाषाएं, लगभग ईस्वी सन 1000 या 10,000, 1,000 नहीं, 10,000 के दरमियान सभी जो भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ। उस समय से भी आप देखिए तो हिंदी केवल अपने क्षेत्र की भाषा नहीं रही, अन्य भाषिक क्षेत्र में भी जो है वो विचरित होती रही है। एक तरह से अन्य भाषी लोग जब एक दूसरे के सामने आ जाते थे तो एक दूसरे के संपर्क के लिए वो हिंदी का ही प्रयोग करते थे। इसीलिए एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आरंभ से ही लगभग सभी प्रदेशों में व्याप्त रही है। इसीलिए अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी को अपनाकर अगर हम दूसरों के साथ जुड़ना चाहें तो अधिक मात्रा में जुड़ सकते हैं। हिंदी की ये जो विशेषता है, आगे चलकर भले ही जो है आजादी के बाद हमें उसे राजभाषा कहे, राजकाज की भाषा कहे, लेकिन आरंभ से ही ये भाषा जो है एक जनभाषा के रूप में, राजाश्रय के रूप में नहीं, लेकिन एक जनभाषा के रूप में हिंदी प्रदेशों में तो थी ही, लेकिन सुदूर दक्षिण तक भी जो है वो व्यवहित थी। अच्छा। इसीलिए ऐसी जो भाषा है जो लगभग पूरे देश में व्याप्त है, उसको अपनाकर उसके माध्यम से अगर कुछ रोजगार हम प्राप्त कर सके या उस भाषा को जो है अपनाते हुए, जैसे कि आज कहा जाता है ना कि भाषा केवल बोलचाल के लिए ही एक माध्यम है, इस तरह की बातें नहीं है। आज के वैश्वीकरण के युग में लैंग्वेज इंडस्ट्री है, भाषा एक प्रौद्योगिकी है, इसीलिए उस तरह से उसका अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हमने जो पढ़ा, हिंदी एमए में पढ़ा, बीए में पढ़ा, तो भाषा हमें केवल एक साहित्यिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी। सही में भाषा साहित्यिक रूप में पढ़ाई जाती थी और भाषा के अध्ययन के लिए जो है साहित्य को पढ़ाया जाता था। इसीलिए हम लोगों ने जो है जो हिंदी पढ़ी वो साहित्यिक भाषा, या जिसे हम मानक भाषा कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, इसे ही हमने अपनाया, इसका अध्ययन हमने किया। लेकिन आप देखते हैं कि कोई भी भाषा मात्र उसका जो मानक रूप है वही एक रूप नहीं होता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है भाषा किस लिए बनती है, तो ये कहा जाता है, देखिए भाषा समाज में बनती है, समाज द्वारा बनती है, समाज के लिए बनती है, और समाज जब कोई भी चीज अपने लिए बनाता है तो फिर उसका उपयोग जो है जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां वो करने लगता है। और भाषा, जैसे कि सामान्य रूप में हम कहते हैं कि भाषा का उपयोग क्या है या उसके प्रयोजन क्या है, प्रकार क्या है, तो हम कहते हैं कि वे सामान्य रूप में भाषा के माध्यम से हम अपनी इच्छाएं या अपने भाव या अपने जो विचार है दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार जो है हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आप लोग ये सोच कर देखिए कि ठीक है, भाषा केवल संवाद ही का ही माध्यम नहीं है, केवल एक दूसरे के साथ, उसके अन्य प्रकार भी है। एक दिन अगर हम ये देखें कि सुबह से शाम तक हम बोलेंगे ही नहीं, तब आपको पता चलेगा कि जीवन के किन किन क्षेत्रों में जो है भाषा अलग अलग रूप में काम करती है। भाषा एक होती है लेकिन उसके हर प्रयोजन के अनुरूप उसका एक अलग रूप बन जाता है, इसे हम भाषा रूप कहते हैं। इसको अगर हम
बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में कहना चाहे तो ये प्रयोजन मूलक भाषा है। प्रयोजन के आधार पर भाषा के जो अलग अलग इस तरह के रूप होते हैं वो प्रयोजन मूलक भाषा होता है। तो अभी आपने कहा कि बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं हमारे, पर उसमें हिंदी को ही राजभाषा का जो स्तर मिला है, महत्व मिला है, तो उसका जो लचीलापन है और पाचन शक्ति है उसी के कारण। हाँ, वो भी है। और जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी अपने जन्म काल से ही अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य भाषी क्षेत्रों में भी जो है व्यवहृत रही है। इसके कई कारण हैं। देखिए, हिंदी प्रदेश में काशी हो या अन्य तीर्थ क्षेत्र हो, समूचे भारतीय चाहे वो किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, उसके लिए एक बार काशी जाना है ना, जीवन की सार्थकता उसमें है। इस तरह का भाव जो है हमेशा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइएगा, वहां का हर व्यक्ति यही सोचे, प्रयाग जाऊं, काशी जाऊं, और अलग अलग स्थान हैं। तो उस आरंभ में भी अगर आप देखें तो मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, वो जब काशी में जाएगा तो वहां के लोगों के साथ मराठी में तो बात नहीं कर पाएगा। वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो अंग्रेजी में बात करेगा, है ना। सही में। तो फिर वो किस भाषा को अपनाएगा वहां? उनको पता है कि उनकी हिंदी भाषा है, इसलिए वो हिंदी में बात करेगा। अब ठीक इससे उल्टा देखिए, दक्षिण में भी जो है कई तीर्थ क्षेत्र हैं, तो उत्तर भारत का व्यक्ति भी जो है दक्षिण में आएगा ना। लेकिन जब वो दक्षिण में आएगा, अगर महाराष्ट्र में आएगा, तो बेचारा मराठी भाषा तो बोलेगा नहीं, वो हिंदी बोलेगा। और हिंदी जो है यहाँ के लोग भी समझ पाएंगे। तो इस तरह से तीर्थ क्षेत्र के लिए, यात्रा के लिए, व्यापार के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए एक भाषी व्यक्ति जब दूसरी भाषा व्यक्ति के क्षेत्र में जाता है किसी कार्य के लिए, तो फिर एक ऐसी भाषा का वो इस तरह से अपनाव करेगा कि जो किसी भी क्षेत्र में जाऊं, किसी भी प्रांत में जाऊं, तो सामान्य रूप से ये भाषा सबको समझ में आ जाती है। और ये हिंदी ही ऐसी भाषा थी। आप मध्यकाल में देख लीजिएगा, चाहे गुजरात हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जब भक्ति आंदोलन चला, ये कहा जाता है कि मूलतः भक्ति का आंदोलन जो है दक्षिण से शुरू हुआ और फिर वो उत्तर की ओर गया। तो ये पूरा जो भक्ति आंदोलन है, उस आंदोलन के दरमियान देखे उत्तर भारत में राम भक्त, कृष्ण भक्त, और इसको भक्ति साहित्य कहते हैं, और एक संत साहित्य है, कबीर, नानक, ये। तो देखिएगा कि ये सभी संत तो जो है उत्तर भारत के हिंदी भाषी, इन्होंने अपनी रचनाएं तो हिंदी में लिखी। लेकिन महाराष्ट्र में देखिएगा, संत तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं, उनकी समूची गाथा जो है मराठी में है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने हिंदी के साथ, मराठी के साथ साथ हिंदी में भी अभंग की रचना की है। संत ज्ञानेश्वर ने हिंदी की रचना की, रामदास स्वामी की जो है हिंदी की रचना। इतना ही नहीं बल्कि लगभग यहाँ के सभी संतों, संत एकनाथ के जो है, और संत नामदेव तो केवल महाराष्ट्र के नहीं, पंजाब तक वे जो है पहुंचे। और हिंदी में एक संत मत के प्रवर्तक के रूप में ही नामदेव को देखा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिबा में जो रचनाएं हैं कितने संतों की है, और इन संतों की मूलतः भाषा जो है वो किसी भी भाषा प्रदेश में रहने वाले हो, उनकी मातृभाषा कोई भी हो, लेकिन उन्होंने हिंदी में रचना की। क्यों की होगी? मराठी में तो रचना कर रहे हैं,
हाँ। लेकिन मराठी में जब वो रचना कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं ये मेरी बात समझेंगे। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि अन्य भाषी लोग भी समझे सुने, तब मैं एक ऐसी भाषा का वर्णन करूंगा जो लगभग सभी लोग समझते हैं। तो हिंदी को मध्यकाल में आप लोग देखते हैं, चाहे महाराष्ट्र के संत हो, चाहे गुजरात के संत हो, चाहे बंगाल के संत हो, चाहे फिर उड़िया के संत हो, सभी लोगों ने जो है इस तरह से हिंदी को अपनाया। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय देखे कि उस समय भी समूचे भारतीयों तक अपनी बात जो है पहुंचाने के लिए सभी नेताओं ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को ही अपनाया। क्योंकि उनको मतलब मैंने जो कहा कि अपने आरंभिक काल से हिंदी जो है लगभग सभी भाषी क्षेत्र में विचरण कर रही थी। इसीलिए हिंदी को आगे चलकर जो है स्वाधीनता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा के हिंदी को जो है संविधान में स्थान दिया। एकदम सही कहा आपने। पत्रकारिता और साहित्य की भाषा और संतों की जो वाणी है वो हिंदी थी। और अब जो आपने इतना विस्तार बताया, व्यापकता बताई हिंदी की, उसको लेकर अगर आज का युवक कुछ काम करना चाहे, कुछ अपना रोजगार चलाना चाहे, तो उनके लिए कौन कौन से अवसर है इसमें? जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वैश्वीकरण का माहौल है, इस माहौल में लोग कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण ने बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है जब भी मुसीबत खड़ी होती है तो अवसर भी आ जाते हैं। तो भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण ने विशेष करके हिंदी को बहुत सारे अवसर दिए हैं। अब देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में भाषा व्याप्त है। अब हमें ये ढूंढना है कि भाषा का प्रयोग करके हम लोग रोजगार कैसे बना सकेंगे। आप लोग देखते हैं कि भारत बहुभाषी देश है। हमारे अगर हम संविधान को देखें तो राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सहभाषा के रूप में अंग्रेजी भी है। लेकिन आपने देखा है कि अंग्रेजी पहले सहभाषा थी, लेकिन बाद में प्रमुख बन गई और हिंदी सहभाषी बनी। वही हो गई। इसीलिए अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें, अगर कार्यालयों में देखें तो देखिए अंग्रेजों के समय से कार्यालयीन समूचा कामकाज अंग्रेजी में होते आया है। अब उसे अगर हिंदी में कामकाज करना है तो कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का हमें विकास करना पड़ेगा, और उस तरह का विकास हो रहा है। पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई और फिर जितने भी कार्यालयीन गतिविधियां हैं, कार्यालयीन लेखन है, उन सब का हिंदी में अनुवाद करके हिंदी में कैसे जो है कार्यालयीन कामकाज करे, इसके लिए प्रयास होते रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि हर कार्यालय में एक हिंदी भाषा अधिकारी होता है। तो हिंदी का अध्ययन करके हम हिंदी भाषा अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको कम से कम 2 भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। हमारे युवकों के साथ ये दिक्कत है, देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी इन 2 भाषाओं को एक साथ हमने वर्ण नहीं किया है। इसका कारण हम हिंदी वाले भी हैं।
क्योंकि हिंदी का प्रश्न हमें जो है व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने के बजाय बड़े भावात्मक रूप में प्रस्तुत करते रहे। सही में अंग्रेजी के विरोध में हिंदी इस तरह से ऐसा नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जितनी ज्यादा भाषा आपके पास हो उसके माध्यम से उतना ज्ञान और कौशल आपके पास आ जाता है। जितनी कम भाषा हो उतने कम ज्ञान और कम कौशल है हमारे पास। सही में इसीलिए आरंभ से ही जो है अंग्रेजी के विरोध में हिंदी इस तरह का जो दृष्टिकोण रहा है वो बड़ा बड़ा गलत रहा है। अंग्रेजी भाषा का महत्व तो है ही, हिंदी का भी अपना महत्व है। सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है, देखिए कि जीवन में भाषाएं महत्वपूर्ण ही है, लेकिन कौन सी भाषा जीवन के किस मोड़ पर और किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है उसको जानना महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है, देखिए कि कोई भी चीज एक विशिष्ट स्थान पर ही अच्छा दिखाई देगी या शोभा देगी या सार्थक होगी। इसलिए कहा जाता है, देखिए कि अगर आभूषण भी हम पहनते हैं किस लिए, कि सौंदर्य की वृद्धि के लिए, हाथ में पहनने वाला आभूषण अगर हम नाक में पहने तो बड़ा अजीब लगेगा, है ना। इसीलिए हर चीज का एक विशिष्ट स्थान रहता है। सही। वैसे ही मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इनका अपने जीवन में एक अलग अलग इस तरह का स्थान है। हमें जब संस्कार प्राप्त करने होते हैं तो मातृभाषा के माध्यम से ही उसको प्राप्त करना है ना। हमें अपने क्षेत्र से बाहर तक पहुंचना होता है तो राष्ट्रभाषा का अपनाव आवश्यक होता है। हम अपने देश से भी बाहर अपने तक पहुंचाना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाना आवश्यक होता है। तो ये इसीलिए अंग्रेजी हो या अन्य देश की भाषाएं हो या अपने देश की जो है अन्य प्रांतीय भाषा हो, जितनी ज्यादा भाषाएं हम सीख सके ना उतना अच्छा है। कि इसलिए कम से कम अगर आपको राजभाषा अधिकारी बनना है या कार्यालयीन अनुवादक अगर आप बनना है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से हम जो है अपना करियर कर सकते हैं, तो इसके लिए अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी मराठी जो भी हो, आपको जो है इन भाषाओं पर पूरा अधिकार करना पड़ेगा। और भाषाओं पर अधिकार करना है और आपको कार्यालयीन अनुवाद करना है तो फिर आपको जो है केवल भाषाओं का अध्ययन करने से काम नहीं चलना, संस्कृति, बल्कि कार्यालयीन जो कामकाज है, कार्यालयीन जो कार्यविधि है, उसका भी उतने ही गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और फिर कार्यालयीन भाषा, कार्यालयीन शब्दावली, जिसको हम पारिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं, उनका आपको अगर आप अध्ययन करें तो आप जो है कार्यालयीन अनुवाद कर सकते हैं, राजभाषा अधिकार बन सकते हैं। आप देखते हैं कि आज सबसे बड़ा करियर करने का जो क्षेत्र है वो आपका है, मीडिया है। और आज मीडिया इतना विशाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो और आज न्यू मीडिया जिसको हम कह रहे हैं या सोशल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, कहाँ तक फैला हुआ है ना। मुद्रित माध्यम, एक छोटा सा समाचार पत्र है ना, साप्ताहिक पत्र, यहाँ से लेकर फिर जो है आपको दैनिक पत्र हो, साप्ताहिक पत्र हो, पत्रिकाएं हो, जर्नल्स हो, है ना, ये सभी जो मुद्रित माध्यम के विभिन्न जो इस तरह के प्रकार है, उसमें आप लेखन भी कर सकते हैं। कितना लिखना है,
मीडिया तो इतना इतना बड़ा संसार है और इतनी विधाएं हैं। अगर हम टीवी चैनल्स को देखें तो आप आधे घंटे तक केवल चैनल्स बदलते रहेंगे, इतने चैनल्स आपको दिखाई देंगे। और आप देखेंगे कि पहले हिंदी के इन्हें गिने चुने चैनल्स हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे हिंदी के कितने चैनल्स हैं। और इन चैनल्स में जो विभिन्न कार्यक्रम आते हैं उनका स्क्रिप्ट या संहिता तो होती है ना, पटकथा तो होती है, और पटकथा है तो लिखना है, लेखन कार्य है। तो देखिएगा मीडिया का लेखन कार्य अगर आप करें तो कितने लोग जो है वो कर सकते हैं। समाचार लेखन तो ठीक है, फीचर लेखन है ना। और एक मीडिया में बहुत बड़ा क्षेत्र है विज्ञापन का। विज्ञापन को देखिएगा कि मुद्रित माध्यम का विज्ञापन है, रेडियो का विज्ञापन है, इसके बाद टेलीविजन का है, फिल्मों का है। अब तो यूट्यूब भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी विज्ञापन आ जाते हैं। तो वहां भी कितना लिखना है, लिखने का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोग नहीं है। अब मुझे हिंदी आती है तो मैं सब कुछ लिखवा लूंगा, ये भी नहीं है, लिख नहीं पाऊंगा। इसीलिए आपको हिंदी भाषा के साथ साथ आपको चयन करना पड़ेगा। ये स्पेशलाइजेशन का युग है, देखिए विशेषीकरण का युग है। मैं सब कुछ कर लूंगा ये हो नहीं सकता है। इसीलिए मुझे पहले से ही तय करना होगा कि ठीक है मैं मीडिया लेखन में अपना करियर करूंगा, लेकिन उसका एक विशेष क्षेत्र का चयन मैं करना चाहूँ। सबसे पहले आप देखिए विज्ञापन लिखना चाहे तो केवल विज्ञापन का अध्ययन कीजिए। विज्ञापन का स्वरूप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका उसमें भाषा कैसी होती है, भाषा का स्थान कितना है, चित्र का स्थान कितना है, चलचित्र का स्थान कितना है। यहाँ तक कि आप देखिएगा जो उसमें जो लिपि होती है ना, मुद्रित माध्यम में या टेलीविजन में जो विज्ञापन में जो लिखित इस तरह की भाषा आ जाती है, उनकी लिपि देखिएगा, उसमें तक कलात्मकता लाने की कोशिश जो है की जाती है। तो इस तरह से आप जो है भाषा का अध्ययन और भाषा का भी उस विशेष क्षेत्र की भाषा का अध्ययन अगर आप करें तो मीडिया में आप कितना तरह का लेखन उसके साथ जो है संलग्न होकर आप अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक उसी के साथ मीडिया में अनुवाद भी है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको अनुवाद भी करना है। क्योंकि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो चैनल मराठी के भी है, गुजराती के भी है, बांग्ला के भी है। तो ये कोई नाटक मैं लिखूं, कोई विज्ञापन लिखूं या कोई फीचर लिखूं या कोई सीरियल लिखूं तो अलग अलग भाषाओं में उसके अनुवाद होते हैं। रेडियो में भी आप देखते हैं कि एक जो है रेडियो नाटक लिखते हैं और वो सभी भाषाओं में अनुदित होकर प्रसारित होते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर होते हैं। तो एक भाषा में लिखी हुई वो कोई भी इस तरह की रचना, उसकी पटकथा सभी भाषाओं में अनुवाद करना है। तो आप देखिएगा कि हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी आपको अनुवाद करना या अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करना है। तो मीडिया में भी जो है कई तरह के अनुवाद, ये अनुवाद का क्षेत्र। बहुत अच्छा आपने बताया कि जनसंचार माध्यमों की जो हिंदी है और जो अभी नया आया है अद्यतन प्रयोग अनुप्रयोग भी आपने बताया है कि किस प्रकार से युवाओं को उसमें अवसर मिल सकते हैं। और ये जो हिंदी है और बहुत सारी भाषाओं का अभी आपने जिक्र किया है कि उसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगी। अभी लिपि का आपने जिक्र किया है तो देवनागरी में सभी भाषाएं लिखी जा सकती है, ऐसा एक प्रयास केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, भारत में आरंभ से अगर देखें तो कई लिपियां हैं। बिल्कुल प्राचीन रूप में अगर आप देखें तो एक सिंधु घाटी की लिपि थी। उसका अध्ययन ठीक ढंग से नहीं हो पाया है।
खरोष्टी लिपि नाम की एक हाँ, लिपि थी, है ना। हाँ, तो और ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी से ही फिर भारत की सभी लिपियों का विकास माना जाता है। अच्छा, हाँ, देवनागरी जो है उसमें से एक है। और अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी लिपि अत्यधिक वैज्ञानिक मानी गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लिपि जैसे हम लिखते हैं वैसे ही उसका उच्चारण होता है। सही में अगर हम रोमन लिपि को देखें, अंग्रेजी लिखते हैं ना हम रोमन लिपि में, तो उसमें देखिएगा कि लिखते समय वो जो वर्ण है उसका उच्चारण अलग करते हैं, और जब उसका शब्द में प्रयोग करते हैं तो उसकी ध्वनि अलग होती है ध्वनि। हाँ, इस तरह से नहीं है देवनागरी में। और लगभग जितनी भी भाषाएं ध्वनि है और हर ध्वनि के लिए एक अलग इस तरह का ध्वनि चिन्ह देवनागरी में। इसीलिए भारत की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी के माध्यम से लिखी जा सकती है। हाँ, हर भाषा में कुछ ध्वनियां अधिक होती है या कुछ नहीं होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर हम कश्मीरी देखें तो कश्मीरियों की कुछ अलग इस तरह की ध्वनियां हैं। बांग्ला भाषा को अगर देखें, बंगाली भाषा को, तो उनकी कुछ ध्वनियां इस तरह से अलग होती हैं। दक्षिण में अगर जाएं तो उनकी कुछ भाषा के ध्वनि अलग होती हैं। साथ ही ये भी है, देखिए कि ध्वनि तो बहुत सारी भाषाओं में समान होती है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान अलग होता है। हाँ, बहुत बार हम देखते हैं दक्षिण की तरफ के लोग अलग हिंदी बोलते हैं, बिहारी लोग अलग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा का प्रभाव, अपनी जो भाषा है उसका जो उसके ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है, उसकी आदत होती है। और अब हिंदी का क है, और अगर मान लीजिए कि अन्य किसी भाषा का क है और उसके उच्चारण स्थान में अगर अंतर है, हाँ, वो कंठस्थ ध्वनि है हमारी हिंदी में, लेकिन दूसरे ध्वनि में आप देखिए उर्दू में क और हिंदी में क बहुत फर्क, दोनों फर्क आपको दिखाई देगा, क्योंकि उच्चारण स्थान में अंतर आ जाता है। तो फिर इसको लिपि में कैसे दर्शा है, इसीलिए भी जो है वहां प्रयास किया गया। जैसे कि हम क के नीचे नुक्ता देकर जो है वो ये क और सामान्य क में अंतर है, इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। या ऊपर अर्ध चिन्ह लगाकर जो है अर्ध बिंदी लगाकर उसका एक अलग उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से प्रयास किया गया, और आज ये साबित हुआ है कि भारत की प्रायः सभी भाषाएं जो मानक भाषाएं उसको जो है हम देवनागरी में लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी जाते जाते हमारे जो हिंदी प्रेमी युवक हैं, उन्हें हिंदी से बहुत प्यार है, वो फिल्में भी देखते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा कि हिंदी को लेकर अगर आपको कुछ अलग स्तर पर जाना है, विश्व स्तर पर काम करना है, तो उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, बात यह है, देखिए भाषा का जो विकास है वो मनुष्य के विकास के साथ होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग कहते हैं ना कि ये भाषा बड़ी सशक्त है, ये कमजोर है, वगैरह वगैरह। मैंने पढ़ा था कि दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कमजोर है। भाषाएं कभी कमजोर नहीं होती, लोग कमजोर होते हैं, और कमजोर लोगों की भाषा कमजोर होती है। इसीलिए हम विकसित अगर होते हैं तो हमारे विकास के साथ हमारी भाषा जो है विकसित होती है। और अपनी भाषा को विकसित करने के लिए अपनी भाषा को इस तरह से जो है हम बनाने की कोशिश करें कि वह हर क्षेत्र में सफल रूप में प्रयोग हो। और उसके लिए अपनी भाषा को हम बोले, हर जगह बोले, दुनिया का समूचा ज्ञान अपनी भाषा में हो,
इसलिए संसार की अन्य भाषाओं का जो ज्ञान है, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र का हो, दर्शन के क्षेत्र का हो या किसी भी अनुशासन का हो, उसे अपनी भाषा में लाने की कोशिश करें, अनुवाद करें उसका, और अपना जो है वो अन्य भाषाओं में अनुदित करने का प्रयास करें। तो भाषा इस तरह से जो है विकसित होती है। बहुत अच्छा आपने कहा कि हमारी भाषा से हम खुद प्यार करें और स्नेह करें, सम्मान भी करें, और दूसरी भाषाओं के प्रति भी उतना ही लगाव, सम्मान दिखाए, उसमें अनुवाद जो क्षेत्र है अपना व्यापक करें। इसी से क्या होता है, भाषा और संस्कृति का जो एक अनोखा मिलाप होता है, जो अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ आपने जो हिंदी को लेकर जो कुछ चर्चा ये हुई है यहाँ पर, तो वो हमारे छात्रों के लिए बहुत प्रेरणास्पद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।